हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन के ऊपर। तो हमारी जो बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की जो क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल के टॉपिक के अंदर मैंने करवाया था आपको, जस्ट इसकी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था। जो लोरेंज बल होता है, लोरेंज फोर्स होता है, उसके अंदर जो चतुर्थ कंपोनेंट होता है, चतुर्विम बल का जो घटक होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। ठीक है। और आप बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो सिलेबस नहीं कराया जाएगा आपको, सिर्फ वही टॉपिक कराया जो एग्जाम में आते हैं और आपको वही पढ़ना है। ठीक है। हमको स्कोरिंग करनी है अच्छे से, अच्छे स्कोरिंग करोगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। ठीक है। अगर किसी को अच्छे सब्जेक्ट को अपना क्लियर करना है, अच्छा समझना है, तो भाई अपनी तैयारी करो। ठीक है। बुक से पढ़ो आप, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही है। या तो आप पार्ट से लोगे, सोल्ड जो होते हैं, या सारथी से लोगे, या सुमित पब्लिकेशन से लोगे, या राजा शेखावत की जो सीरीज आती है उनसे आप लोगे। ठीक है। उन्हीं से जो ये मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, एक एक कैचअप करके ला रहा हूँ, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है वही ला रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ बोलेंगे लैंग्वेज सेम है, मतलब मैंने कुछ हद तक सेम, मतलब आपको 70% सेम मिलेंगे, वैसा का वैसा ही मैंने लिया है। लेकिन कुछ यहाँ पर चीज़ें नहीं लिखी हुई जिनको मैंने लिखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, मतलब कि उसको हिंदी में लिखा है कि ये चीज़ ऐसे करनी है। ठीक है। बस इसी के लिए मैं ये टॉपिक डाल रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। वैसे आप उसको याद करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ के करोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कितना भी बड़ा टॉपिक हो, कुछ भी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए अच्छा सा, मतलब कि आपको अच्छे से क्लियर कर दे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अगर समझोगे नहीं तो आपको सभी मुश्किल लगेगा। ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि उससे उठा करके ले आए सॉल्व पेपर से सारा का सारा वैसा का वैसा करवा रखा है। भाई आप समझो एक बार, आप इस चीज को जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ उस तरीका समझो, क्या क्या इसके अंदर मिस किया हुआ है, क्या क्या मैंने बताया है, एक्स्ट्रा क्या क्या बताया है, उसको आप समझना है, किस प्रकार से प्रोसेस करनी है, कहाँ पर कैसे क्या आ गया, कौन से ऊपर कहाँ से कुछ रख दिया, मतलब इस चीज को आपको समझना है कि भाई कौन सी इक्वेशन में क्या रख दिया, कहाँ से ये मान आ गया, कहाँ से वो आ गया, ऐसे कैसे रख दिया। इस चीज़ को समझोगे तभी समझ में आएगा। और आप जैसे सॉल्व पेपर के अंदर सीधा पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा कि भाई क्या कर रखा है इसने। आप रट लोगे, रट के आप एग्जाम में अंदर भूल जाओगे। तो समझना है, ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं कि हमको वो करा दिया सारा का सारा उधर से, हम तो हम भी पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम भी सॉल्व पेपर से तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। अगर एक नहीं देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार बैठे हैं देखने के लिए। ठीक है। देखिए आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉस आपका ही है। ठीक है। जो समझा रहा हूँ समझो आप। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला, वो होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी सॉल्व पेपर से ले लीजिए, पार्ट से लीजिए, सारथी से लीजिए, सुमित से लीजिए, राजा से लीजिए, सिक्योरिटी कोई सीरीज है, उसके अंदर कोई भी एग्जाम है, कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। देखिए इसमें लोरेंज रूपांतर समीकरण पढ़ेंगे आप, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी आती है, सेकंड ईयर में आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देखना, समझना है। देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझना, स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ आपको दो निर्देश तंत्र लेने हैं। फर्स्ट आपको लेना है एस, दूसरा लेना है एस प्राइम, बस यही हो गया ना। एस का निकालोगे, एस प्राइम का भी निकालना पड़ेगा, बस दोनों का काम कंप्लीट। देखिए यहाँ पर पहले डायग्राम समझ देता हूँ आपको। डायग्राम डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको सबसे नॉर्मली आपको लेना है एक्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये आपको लेनी है। इसके अंदर आपको सिंपल वही करना है, एक तो जाएगा एस वाला, एक हो जाएगा एस प्राइम वाला। ठीक है। मतलब एक तो जाएगा प्रयोगशाला और एक हो जाएगा निर्देश फलन। ठीक है। यहाँ पर आपको ये हो जाएगा एस निर्देश तंत्र, ये एस प्राइम निर्देश तंत्र है, ये वाई है एस निर्देश, एस प्राइम वाले के सारे डेस वाले आ जाएंगे, वाई डेस, जेड डेस, एक्स डेस, जेड, और एस वाले क्या जाएंगे सर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ओ है तो ओ डेस। अब इसके कौन मतलब कि इसके नियतांक है, उसकी बात करूँ मैं, निर्देशांक है वो क्या हो गया, पी का हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, किसके लिए, एस वाले के लिए, और एस प्राइम वाले क्या हो जाएंगे एक्स डेस, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। यहाँ पर टी क्या है, ये टाइम का है, किसका है, टाइम का घटक का कंपोनेंट है इसमें। अब देखिए, अब स्टार्ट होता है आपका जड़त्वीय लोरेंज रूपांतर समीकरण, आपका लोरेंज रूपांतर, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, उसको शुरू करते हैं। इसमें दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस और एस प्राइम होते हैं। एस क्या होता है, यहाँ पर स्थिर होता है, ये वाला एस जो आपका निर्देश तंत्र है वो आपका स्थिर रहता है, और जो एस प्राइम है ये आपका करता है मोशन करता है, मतलब गति करता है, वी वेग से गतिशील रहता है। ठीक है। ये आपका स्थिर रहता है। जहां पर निर्देशांक की बात मैं करूं, यहाँ पर देखिए, तो एस के निर्देशांक हो जाएंगे पी एक्स वाई जेड और टी, और एस डेस एस प्राइम के हो जाएंगे पी एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। ये था नॉर्मल सा। अब समझाने वाली चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा, हिंदी में मैंने लिखा है पूरा।
ओ और ओ प्राइम पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा जाता है। इस पर कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है तथा किसी के आधार पर जड़ते निर्देश तंत्र एस और एस प्राइम के बीच संबंध स्थापित करके एक समीकरण प्राप्त की जाती है। वह इस समीकरण को ही लोरेंज रूपांतर समीकरण कहा जाता है। अब क्या करना, आपको एस और एस प्राइम के अंदर जो निर्देश तंत्र है उनके बीच में आपको तुलना करनी है, कंपेरिजन करनी है, उसके बीच में दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना, और उस रिलेशन को जैसे हम फाइंड करेंगे वही आपको क्या होगा, लोरेंज रूपांतर समीकरण होगा। ठीक है। तो प्रेक्षक ओ द्वारा गोलीय तरंगाग्र को किसी पी पर पहुंचने में लगा समय। अब आपको क्या करना है, ओ से कोई चलेगा और पी पर पहुंचेगा। ठीक है। जैसे आप 12th में करते आते थे, फर्स्ट ईयर में करते थे कि भाई उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही अब यहाँ पर लगाना है, आपको अप्लाई करना है। प्रेषक ओ द्वारा गोलीय तरंगाग्र को किसी बिंदु पी पर पहुंचने में लगा समय। अब सब सीधा आपको करना है, टी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यही होता है ना। तो ओपी बटे सी, ओपी क्या यहाँ पर दूरी है और सी क्या यहाँ पर चाल है। तो ओपी क्या हो जाएगा, घटक हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। दूरी क्या होती है, अंडर रूट में तो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी। ये क्या है, दूरी बटा चाल है, तो चाल सी जाएगी। ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैंने वहां से जो हाफ पावर थी उसको हटाया तो क्या आया, अंडर रूट आ गया। तो टी बराबर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक मिस चीज होगी शायद हमने, हाँ सही है, यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण में सी। अब यहाँ पर देखो ये इंपोर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे यहां से निकालेंगे दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा हटाने के लिए, तो इसलिए ये भी आ जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। एक एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक काम में आएगी। ठीक है। इसी प्रकार ओ डेस को, अब मैंने कहा था ना अगर आप एस के लिए निकालोगे तो एस प्राइम के लिए निकालना पड़ेगा, ओ के लिए निकालोगे तो ओ प्राइम के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार ओ प्राइम पर पहुंचने में लगा समय, सेम वैसी प्रोसेस है, इसके अंदर डेस लग जाएगा, बस प्राइम लग जाएगा। तो टी प्राइम क्या हो जाएगा, ओ डेस पी अपॉन में सी, एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर जेड प्राइम का स्क्वायर अपॉन में सी। सेम प्रोसेस है, एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था सी स्क्वायर, बस टी कांस्टेंट था, टी के ऊपर आपका यहाँ पर टी था, यहाँ पर टी डेस था, तो टी डेस का स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, अब गैलीलियो रूपांतर जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, उसके जो किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या करना होता है, उसके अंदर जहाँ पर भी एक्स प्राइम दिखे वहाँ पर आप क्या लिखना है, एक्स माइनस वी टी रखना है, पुट करना है। जहाँ पर भी आपको वाई प्राइम दिखे वहाँ पर वाई पुट करना है, जहाँ पर भी आपको जेड प्राइम दिखे वहाँ पर जेड पुट करना है, और जहाँ पर भी आपको टी प्राइम दिखे वहाँ पर आपको टी पुट करना है। सिंपल है। यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 3 देना है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको पुट करनी है समीकरण नंबर 1 या 2 जो भी आपके पास उसमें रखना है। समीकरण 3 से सारे के सारे मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। क्योंकि हम प्राइम वाली बात करें तो प्राइम वाला समीकरण हमारे पास 2 नंबर था, 2 नंबर के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रखना है एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई प्राइम की जगह वाई हो जाएगा तो वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आया इक्वेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x वी टी, इसको खोलेंगे वापस आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा समीकरण। ठीक है। ये करना ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 क्या जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आपको यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेना। ठीक है। जैसे खोलोगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 4। ठीक है। तो समीकरण से स्पष्ट है कि अगर प्रकाश का वेग निश्चर माना जाएगा तो गैलीलियो समीकरण ऐसे तंत्रों के लिए मान्य नहीं होंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपका यहाँ पर प्रकाश समीकरण क्या मान जाए, वेग निश्चर माना जाए, मतलब वेग नहीं हो, वेग यहाँ पर नहीं हो, तो गैलीलियो समीकरण कभी भी ऐसे तंत्र के लिए मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि गैलीलियो समीकरण के लिए हमेशा प्रकाश का वेग चाहिए। अगर प्रकाश का वेग नहीं मानोगे तो समीकरण यहाँ पर सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वी स्क्वायर टी स्क्वायर है माइनस का 2x वी टी, देखो ये वाला है, ये यहाँ पर देखो माइनस लगा रखा है, ये निश्चर मान लिया, तो ये अतिरिक्त पद है। यह क्या है, अतिरिक्त पद है, इसको हटा देंगे। ठीक है। ये प्राप्त होगा हमारे पास में, इसलिए हमें एक नया समीकरण बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम कुछ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, तो हम इस इनके कंपोनेंट में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पद है, अतिरिक्त पद है, इसको काम में नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमें एक नया इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक्स प्राइम की जगह रखना है। अब सीधा सिंपल है, जिस प्रकार से हमने ऊपर वाले में एक्स माइनस वी टी रखा था ना, सेम उसी प्रोसेस करना है। यहाँ पर ये वाला पद अतिरिक्त मिला हमको, अब ये नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पर एक्स प्राइम की जगह रखना है अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई की जगह वाई प्राइम, जेड की जगह जेड, और टी की जगह रखना आपको डेल्टा एक्स प्लस आर टी। क्या रखना है, डेल्टा एक्स प्लस आर टी। आपको समीकरण 5 दे देनी है, बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है समीकरण नंबर 2 के अंदर। ठीक है। ध्यान में रखना एक एक चीज को, समीकरण नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करनी है। आगे देखिए, अब देखिए इसके अंदर रखा सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। एस प्राइम की गति एक्स अक्ष की दिशा, अगर एस प्राइम की दिशा का निर्देश तंत्र एस है, वो वीक से किस दिशा में कर रहा है, एक्स अक्ष दिशा में गति कर रहा है, तो वाई जेड क्या होंगे आपकी
नहीं बदलेंगे, वो आपके जैसे थे वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा नियतांक है। अब आपको पता ही है वहां पर एक्स वाई जेड था, टी था, वो नियतांक थे जिनका मान ज्ञात करना है। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने नए लिए हैं, इनकी वैल्यू ना हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए x1 बराबर 0 पर अब हम मतलब x प्राइम क्या है 0 लेंगे। तो देखिए o प्राइम का s के सापेक्ष वेग, अब o मतलब x s के सापेक्ष वेग होगा ना o प्राइम का, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt, यहाँ पर v होगा, ये आपको पता है। ठीक है, x प्राइम बराबर आपका 0 है, x प्राइम बराबर आपका है ax प्लस बीटा टी से, ax प्लस बीटा टी से, तो 0 यहाँ पर तो क्या x प्राइम बराबर 0 लिखा है, तो 0 बराबर ax प्लस बीटा टी। अब इसका क्या कर देंगे, वेग हो जाएगा, तो dx अपॉन में dt क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा, यहाँ पर बीटा अपॉन अल्फा क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी v, क्या हो जाएगी v हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा टफ है पोजीशन, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपको मिलनी है, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का अल्फा वी, माइनस का अल्फा वी, यहाँ पर आगे समीकरण नंबर 6। ये आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज सापेक्ष। अब एस का सापेक्ष ओ एक्स अक्ष के अनुदिश वी वेग से गति करता है, वह प्रतीत होता है। देखिए ओ का एस प्राइम में वेग क्या हो जाएगा, डी एक्स डी अपॉन में डी टी। अब जैसे ही इसका एस का के सापेक्ष वेग में आपका क्या करना है, अवकलन करना है, तो डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी प्राइम इज इक्वल टू वी, ये होगा वी हो गया। इसको देंगे समीकरण नंबर 7। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको करना है 0 पुट करनी है। ठीक है, अब देखो समीकरण टी प्राइम बराबर रखना आपको डेल एक्स प्लस का गामा टी, एक्स प्राइम रखना आपको डेल एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस का बीटा टी में एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एक्स प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा टी, एक्स प्राइम बराबर क्या हो गया, बीटा टी। क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये तो होगी 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वाला 0 था तो ये 0 हो गया, यहाँ पर बटा सिर्फ बीटा टी बच गया, तो एक्स प्राइम तो वैल्यू होगी बीटा टी, यहाँ पर भी क्या बचा, गामा टी। ठीक है, तो एक्स प्राइम हो जाएगी बीटा टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा अपॉन में गामा, बीटा अपॉन में गामा टी प्राइम इज इक्वल टू, अब देखो बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये रही माइनस का अल्फा वी, तो अल्फा वी अपॉन में गामा टी प्राइम, तो डी एक्स अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू ये रही, डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा वी अपॉन में गामा बराबर माइनस का वी, क्योंकि ये रहा डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखी, डी एक्स वैल्यू रख दी हमने, ये वाली हो जाएगी माइनस वी की वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आई, गामा आई, अल्फा की वैल्यू क्या आई, गामा आई, क्या ही गामा आई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास में 6 में क्या आया, बीटा की वैल्यू आ गई, आपको वी की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू गामा है, गामा की वैल्यू अल्फा है। समीकरण 6 तथा 8 को 5 में रखने पर, समीकरण 6 और 8 कौन सी है, देखो समीकरण 6 रही ये बीटा वाली और 8 वाली है आपकी गामा वाली अल्फा वाली, इसको आपको समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। 5 नंबर समीकरण अभी हमारे पास आई थी, देखो ये रही, ये समीकरण नंबर 5 थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसके अंदर रख देंगे, सारा का सारा पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाली निकल के आ जाएंगे। तो एक्स प्राइम बराबर आ जाएगा आपका अल्फा एक्स माइनस का वी टी, वाई बराबर वाई प्राइम, वाई जेड प्राइम बराबर जेड, टी प्राइम बराबर डेल्टा एक्स प्लस का अल्फा टी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9। अब आगे देखिए, अब आपको पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट काम आने वाली चीजें वो सारे के सारे आगे लिख दिए इसके। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण 9 को 2 में रखने पर, अब समीकरण 9 को रखना है जो हमारे पास निकल के आई थी, जो भी एक्स बराबर अल्फा एक्स माइनस का वी टी आया था, वाई प्राइम बराबर वाई रखना था, जेड प्राइम बराबर जेड रखना था, वो सारी के सारी इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ही ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये है, एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वो सी टी का स्क्वायर बराबर 0, ये है। अब इसके अंदर रख देंगे, तो अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस का एक्स अल्फा टी का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, वही काम इसमें करना है, जहां पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर वो ओपन कर देंगे, सारा वैसा को वैसा रख देंगे, ये इक्वेशन हमारे पास में पूरी आ जाएगी। ये तो आपको खोलना आता है, कर दोगे ओपन। समीकरण की तुलना इक्वेशन नंबर 1 से करने पर, इक्वेशन नंबर 1 होनी चाहिए, ये रही। अब इसकी कंपेयर करनी है आपको 1 से, क्योंकि भाई ये वाला था प्राइम वाला, अब प्राइम की तुलना किससे करेंगे, एस प्राइम की तुलना एस से तो करेंगे ना, तो इससे कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 से आपका कंपैरिजन कर देंगे, इसका कंपैरिजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 10 नंबर समीकरण नंबर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 10 है। इसी में से वही काम करना है, ओपन कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक 11 12 पूरी आ जाएंगे समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करोगे, वैल्यू रखोगे, और समीकरण 12 से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर सी माइनस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखना है, सी स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपका सी अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपकी 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी
गामा की वैल्यू है। किसकी है ये? गामा की वैल्यू है और अल्फा बराबर आपको पता है गामा है। ठीक है, तो समीकरण 11 से देखो ये रहा 2 अल्फा स्क्वायर वी, यहाँ पर थोड़ा सा टफ है समझना है इसको। 2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस का 2c स्क्वायर अल्फा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण 11 से आपको डेल्टा की वैल्यू रखनी है। डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा माइनस का अल्फा वी अपॉन में सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 14 है। ठीक है, समीकरण नंबर 14 हमारे पास में आ जाएगा। समीकरण 13 14 को समीकरण 9 में रखने पर अपेक्षितता के विशिष्ट सिद्धांत से, ठीक है, देखिए लोरेंट्ज समीकरण आप क्या जाएंगे, अक्स प्राइम की हो जाएगी गामा, अक्स माइनस का वी टी, वाई प्राइम की हो जाएगी वाई, और जेड प्राइम का हो जाएगा जेड, टी वन का हो जाएगा गामा, टी माइनस का वी एक्स अपोन में सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 15। आप यहाँ से अगर आपको ये प्रोसेस भी नहीं याद रहे ना, तो आपको सीधा आप अप्लाई कर देना, ऐसे रख देना कि भाई समीकरण तुलना करने पर ऐसा करने के बाद में सीधा गामा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा बराबर ये रखना है, तो हमारे पास में प्राप्त हुई ये, तो एक्स प्राइम बराबर आ जाएगा गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड, टी प्राइम बराबर गामा टी माइनस का वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 15। ये था लोरेंट्ज समीकरण। ये किसके लिए था? एस प्राइम के लिए। इसी प्रकार एस के लिए भी निम्न होंगे, यही लोरेंट्ज समीकरण कहलाते हैं। ये एस के लिए, एस प्राइम के लिए नहीं है। एस के लिए जाएंगे एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, वाई बराबर वाई प्राइम वाले में वाई हो जाएगा, ये वाले एस प्राइम वाले में है, ये एस वाले में है, ये एस प्राइम में है। ठीक है, तो वाई बराबर वाई प्राइम, जेड बराबर जेड प्राइम, सेम प्रोसेस है जैसा जैसा इसके अंदर चेंज करना है, टी प्राइम वी एक्स प्राइम अपॉन में सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये था आपका लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मानता हूँ थोड़ा बड़ा है, टफ है, लास्ट के अंदर टफ है, जो भी प्रोसेस टफ थी उसके बारे में थोड़ा आपको बताया भी है कि क्या क्या करना हो वहाँ पर। अच्छे से समझा, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये वीडियो समझ में आ जाए, देखना है उनका भी ये टॉपिक, अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।